Hello everyone, myself AR Naushad Ahmed, your physics mentor. Today we will discuss about the some common practical units. तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो आज लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सम सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, यानी यूनिट्स की कुछ सिस्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इनके अलावा और भी कुछ यूनिट्स हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बेसिकली प्रैक्टिकल बेसिस पे हम देखें तो जिनको यूज किया जाता है तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज की लेक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज होते हैं, ठीक है। कॉमनली देखा जाए कि कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज किए जाते हैं। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्मॉल डिस्टेंस अगर मेजर करना होता है तो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो फर्मी यूज करेंगे। फर्मी, इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेम्टोमीटर, ठीक है। तो फेम्टोमीटर ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियर साइज ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस प्रोटॉन वगैरह हो गए, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इनकी साइज को मेजर करने के लिए मेनली ये यूज किया जाता है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो एंगस्ट्रॉम बेसिकली क्या है, वेवलेंथ वगैरह मेजर करने में यूज किया जाता है। इसके बाद से हम बात करेंगे, नेक्स्ट है नैनोमीटर। नैनोमीटर की बात करेंगे तो नैनोमीटर भी जो है क्या है, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा क्या, माइक्रोन। माइक्रोन, इसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, इसको हम म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोमीटर को, या 1 माइक्रोन को 1 म्यू एम लिख सकते हैं। तो 1 म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो लार्ज डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना होगा तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले जो हम यूज करते हैं ज्यादातर लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर होता क्या है, बेसिकली क्या है कि लाइट अपनी स्पीड से, ठीक है, कह सकते हैं कि वैक्यूम में, ठीक है, 1 ईयर में यानी 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, यानी कि एक लाइट को वैक्यूम में ट्रेवल करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो अपनी स्पीड से 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू, यानी कि ये क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास टाइम क्या है, हमारे पास टाइम अवेलेबल क्या है, 1 ईयर, यानी कि टाइम हमारे पास 1 ईयर है, ठीक है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड हम लाइट की स्पीड कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, या 1 LY इज इक्वल टू 3 × 10⁸। दिस इज अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद से 365.25, ये क्या है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं भाई, इन डेज को, यानी 1 ईयर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ डेज और 1 डेज में कितने आवर, 1 आवर में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ × 365.25, यानी कि 1 ईयर में कितने डेज, 365.25 डेज होते हैं, ठीक है। इसी वजह से 4 साल बाद क्या हो जाता है, 360, हम 365 तो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये 0.25 4 ईयर्स में, यानी कि 4 बार में मिलकर के क्या बन जाता है, 1 डे एक्स्ट्रा, यानी कि जो लीप ईयर होता है आपका 366 डेज का बन जाता है तब, ठीक है। इंटू 24 × 60 × 60 कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और ये स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या होती है,
9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर जो है 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, या कह सकते हो कि मतलब प्लैनेट्स को की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मेनली। तो यहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, यानी अर्थ और सन के बीच का एक मीन डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट भी हम इसको कहते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पैरालैक्टिक सेकेंड, यानी कि इसमें सेकेंड लगा है तो इसका मतलब ये टाइम नहीं है, ठीक है। तो कभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, टाइम नहीं है, ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की ही यूनिट है। तो 1 पार्सेक की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 1 पार्सेक वो वैल्यू होती है कि अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर एक आर्क ले लिया जाए तो जितने डिस्टेंस पर, ठीक है, 1 सेकेंड का एंगल वो फ्रेम करेगा तो उसको हम कहेंगे कि 1 पार्सेक डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि 1 पार्सेक इज अ डिस्टेंस at which an arc of 1 astronomical unit frames or forms an angle of 1 second। यानी कि इसको समझ सकते हो ऐसे कि जैसे मान लो एक आर्क है, इसकी वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मान लो ये एंगल फॉर्म कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट ओ पर, कितने डिग्री का, 1 सेकेंड का, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे क्या, 1 पार्सेक। दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक, क्लियर। यानी कि ये क्या है, आर्क है और कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ है इस आर्क की, ठीक है। तो 1 पार्सेक की वैल्यू क्या जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू ये होती है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, अगेन 60 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1/3600, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/3600 डिग्री इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या मिल जाएगा, रेडियन, यानी कि ये रेडियन में हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद से क्या जाएगा, आंसर आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और इसी वैल्यू को अगर हम लाइट ईयर में कंसीडर करें तो लाइट ईयर में कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इन तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या है, पार्सेक है। पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन, इसके बाद आता है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये सबसे छोटा यूनिट है लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, ठीक है, फॉर मेजरिंग एरियाज। एरियाज मेजर करने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज होंगे, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग एरिया सबसे पहले अगर स्मॉल एरिया मेजर करना है, फॉर स्मॉल एरिया इट इज यूज्ड बार्न, ठीक है, यानी कि बार्न यूज किया जाता है। 1 बार्न की वैल्यू होती है 10⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह से लार्ज एरिया मेजर करना होगा तो लार्ज एरिया मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्टेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो हेक्टेयर की अगर हम बात करें, 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है कितनी, 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 10⁴
4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी तरह से एकड़, सेकंड क्या है एकड़, 1 एकड़ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 4047 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर के इक्वल एरिया होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, अगर लार्ज मासेस हैं तो लार्ज मास मेजर करने के लिए क्या, सबसे पहले टन, 1 टन या 1 मेट्रिक टन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1000 केजी, यानी कि 1 टन या 1 मेट्रिक टन की वैल्यू 1000 केजी के इक्वल होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, तो 1 क्विंटल में 100 केजी आपका होता है। उसी तरह से नेक्स्ट स्लग, 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 केजी, यानी कि एक स्लग में 14.57 केजी होता है। नेक्स्ट है आपका पाउंड, क्रिकेट का बॉल वगैरह आपने देखा होगा, अक्सर पाउंड में उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो पाउंड क्या है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 केजी, यानी कि 1 पाउंड में 0.4536 केजी होता है। नेक्स्ट है अगर स्मॉल एरियाज मेजर करना है तो स्मॉल एरिया मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU भी कहते हैं, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, सिंपली इसको U से डिनोट किया जाता है, किससे, U से। ठीक है, तो 1 AMU या 1 U इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 एटम या कार्बन 12 एटम, इनकी कार्बन का जो 12th आइसोटोप है, 12th आइसोटोप का मतलब कि जिसका मास क्या है 12 ग्राम है। ठीक है, उस आइसोटोप का अगर हम 1/12 कर देंगे तो जितना आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम एरियाज को अगर मेजर करना है तो ये वाली वैल्यूज यूज कर सकते हैं। स्मॉल एरिया है तो बार यूज कर लेंगे, लार्ज एरिया है तो हेक्टेयर या एकड़ यूज कर लेंगे, और अगर मान लो मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए अगर लार्ज मासेस हैं, बड़े मासेस हैं, ठीक है, तो उनको मेजर करने के लिए टन या मेट्रिक टन यूज कर लेंगे, या क्विंटल, स्लग और पाउंड यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि एक होता है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, CSL इसको हम कहते हैं, यानी कि अगर हमें मास मेजर करना है किसका, लार्ज मास, यानी कि इसको हम बात करें, ये आपका लार्ज मास अगर हमें मेजर करना है तो हम चंद्रशेखर लिमिट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 चंद्रशेखर लिमिट की जो वैल्यू होती है या 1 CSL की वैल्यू होती है कितनी 1/4 टाइम्स द मास ऑफ सन, यानी कि सन के मास का 1.4 टाइम्स अगर कर लिया जाए तो ये 1 CSL या 1 चंद्रशेखर लिमिट के इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम मेजर करने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज होते हैं, सोलर डे, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर डे। सोलर डे होता क्या है, ठीक है, इट इज अ टाइम टेकन टू complete one rotation. It is a time taken to complete one rotation by the earth on its own axis with respect to sun, यानी कि सन के रिस्पेक्ट में अपने ओन एक्सिस पर, ठीक है, अर्थ जितना टाइम लेती है रोटेट करने में, मूव कर एक कंप्लीट रोटेशन करने में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सोलर डे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेट्रियल डे। तो सेट्रियल डे भी क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्टेंट स्टार, यानी कि यहाँ पे क्या है सन, और यहाँ पे क्या है किसी डिस्टेंट स्टार या दूर दराज के किसी और स्टार के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए। ठीक है, तो इसको हम सेट्रियल डे कहते हैं। इसके बाद से आता है आपका सोलर ईयर। ठीक है, सोलर ईयर क्या होता है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, अराउंड द सन। ठीक है, अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में एक मतलब जो जितना टाइम लेती है एक कंप्लीट रोटेशन या कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में या कंप्लीटली मूव करने में,
ठीक है, एक चक्कर पूरा लगाने में जितना टाइम लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सोलर ईयर। तो 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 एवरेज सोलर डेज होते हैं, ठीक है, यानी कि 365.25 एवरेज सोलर डेज होता है किसमें, 1 सोलर ईयर में, या फिर 366.25 सेड्रियल डेज होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट फॉर मेजरिंग टाइम में हम देखेंगे ट्रॉपिकल ईयर की बात करेंगे। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ईयर इन विच देयर इज अ टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी कि जिस ईयर में टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है लूनार मंथ। लूनार मंथ क्या होता है, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में मूव करने में जितना टाइम मून लगाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लूनार मंथ, ठीक है। तो 1 लूनार मंथ की वैल्यू होती है 27.3 डेज, यानी कि 1 लूनार में 27.3 डेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है शेक, ठीक है। तो शेक क्या है, 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड, यानी कि ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम की, ठीक है। तो 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। इसके बाद से हम बात करेंगे लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है, यानी कि वो भी ईयर जो क्या है 4 से डिविजिबल हो और जिसमें फरवरी जो है 29 डेज की होती है, ठीक है, तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ बार, ठीक है। बार क्या होता है, 1 बार इज इक्वल टू 1 ATM, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁵ पास्कल। पास्कल को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg कॉलम, दैट इज इक्वल टू 760 टार। क्यों, क्योंकि 1 mm ऑफ Hg कॉलम को हम 1 टार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg कॉलम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 760 टार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 760 mm ऑफ Hg कॉलम। ये mm ऑफ Hg कॉलम क्या है, एक बेसिकली क्या है, ट्यूब ले ली जाती है, ठीक है, या कॉलम ले लिया जाता है यू शेप में, और उसमें क्या किया जाता है कि मरकरी यानी कि Hg उसके अंदर फिल कर दी जाती है। तो फिल करने के बाद उसका एक इंच जो है एटमॉस्फेयर में ओपन कर दिया जाता है, ठीक। तो जब एक इंच एटमॉस्फेयर में ओपन कर दिया जाता है तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर जितना उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से मरकरी में क्या होगा, कुछ राइज होगा, ठीक है। तो जितना राइज होगा कि जैसे मान लो कि बिल्कुल यू शेप का, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ इस तरह का एक हमने क्या ले लिया, ट्यूब ले लिया, ठीक है, या कॉलम ले लिया, या फिर सिंपली कह सकते हो इस तरह का हमने इसके अंदर मरकरी फिल कर रखा है, इसके अंदर जो है मरकरी फिल कर रखा है, ठीक है। तो इस एंड को इसको हमने क्लोज कर दिया, ये हमने एटमॉस्फेयर में ओपन कर दिया। तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये क्या होगा, मरकरी ऊपर राइज करेगा, ठीक है। तो जितना mm, यानी कि अगर 760 mm ऑफ Hg, यानी कि ये जो कॉलम है, ठीक है, अगर इस कॉलम का हम कह सकते हैं कि 760 mm राइज कर जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि 1 बार के बराबर प्रेशर लग रहा है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है, फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है, उसको 10th की पावर के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए जिससे क्या हो कि मतलब कि वो उस मैग्नीट्यूड की क्लोजेस्ट वैल्यू के पास अप्रोच कर रही हो,
कि बाय डेफिनेशन इसको हम क्या कह सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज द क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू के पास जो 10 की पावर होगी, ठीक है, उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, एक रफ आइडिया हमको वहां से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें लिखना है या किसी मैग्नीट्यूड को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो सबसे पहले उसको, जैसे मान लो कि n उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसको इस फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, n इंटू 10⁻⁻x के फॉर्म में, जहां पर n क्या होगा 0.5 से ग्रेटर हो सकता है और 5 के इक्वल या उससे स्मॉल हो सकता है, यानी कि इसी के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो जो यहाँ पे x होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यानी x ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जैसे कि अगर हमने लिखा 8, जैसे कि n इज इक्वल टू क्या है 8, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 0.8 कहाँ पे 0.5 और 5 के बीच में है, तो इसका मतलब इसको इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से मान लो 856 या 85.65 इंटू 10⁻², इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.8565 इंटू 10⁻⁴, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि अगर ये वैल्यू क्या है किसके बीच में आनी चाहिए, 0.5 से ग्रेटर होनी चाहिए या 5 के इक्वल या उससे स्मॉल होनी चाहिए, उस केस में 10 की जो भी पावर होगी उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, हाँ, अब जो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है 25710000। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, फाइंड करने के लिए हमें इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2.571000 इंटू 10⁻, हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7। भाई इसको 25 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 5 से ग्रेटर हो जाएगा। 0.25 भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये 0.5 से स्मॉल हो जाएगा, तो यानी कि इसको हमें 0.5 से लेकर के 5 तक की वैल्यूज हम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पावर क्या जाएगी 7। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह से इसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें, ये क्या जाएगा, इसको हम इधर शिफ्ट करें 5.2 लिख सकते हैं या 0.52, तो इसको हम क्या लिखना, बेटर लिख देते हैं, इस डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पर, तो क्या जाएगा 0.521 इंटू 10⁻, कितना शिफ्ट हुआ है भाई, डेसिमल जब इधर शिफ्ट होता है तो पावर माइनस में जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, क्या जाएगा -5, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या जाएगा -5। क्लियर, इसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, देखो क्या होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट, मतलब ये क्या है 0.5 और 5 के बीच में आ रहा है ये वैल्यू, यहाँ पे ये क्या है 0.5 और 5 के बीच में आ रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 11 हो जाएगा। उसी तरह से लाइट ईयर, लाइट ईयर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है 0.9467 इंटू 10⁻16 मीटर। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 0.5 और 5 के बीच में है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 16। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड्स इन अ डे,
यानी एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1 डे में कितने, इसको हम लिख लें n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 आवर्स, 24 आवर्स इंटू 60 ये कितना आ जाएगा